डाइसैकेराइड्स की बात करते हैं। डाइसैकेराइड्स में शुगर है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज का। ठीक है, ऊपर हमने रिंग स्ट्रक्चर करा दिया। इसमें करते हैं C1C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। माल्टोज में अल्फा डी ग्लूकोज C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है इसमें भी। लैक्टोज में बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। देखो फ्रक्टोज की जो चेन होती है ना, वो ना 5 मेंबर्ड रिंग होती है, तो उसे ना हम फ्यूरानोज रिंग भी कह देते हैं। पर जो 6 मेंबर्ड है इंक्लूडिंग ऑक्सीजन, उसे हम पायरानोज कहते हैं। ये याद रखना बात। ग्लूकोपाइरानोज आ जाए, फ्रक्टोफ्यूरानोज आ जाए तो समझना, फ्यूरानोज मतलब 5 मेंबर की रिंग इंक्लूडिंग एन ऑक्सीजन। पॉलीसैकेराइड स्टार्च है। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज लीनियर स्ट्रक्चर होता है, 100 से 200 मॉलिक्यूल एक लीनियरली चेन में अरेंज होते हैं अल्फा डी ग्लूकोज के C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अमाइलोपेक्टिन में अल्फा डी ग्लूकोज होता है, तो इसमें ब्रांचिंग होती है। C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो होती है स्ट्रेट चेन में, साथ ही C1C6 में ब्रांचिंग भी होती है, वो भी हमने ऊपर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। सेल्यूलोज बीटा डी ग्लूकोज का होता है। ठीक है, इसमें C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। ठीक है, म्यूटा रोटेशन क्या होता क्या बच्चे, जो हमारा ग्लूकोज है ना, वो हम पहले ये मानते थे कि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप फ्री है, मतलब वो ओपन चेन स्ट्रक्चर में हमें मिलता है, पर है ना एक्चुअल हमें वो कभी भी ओपन चेन स्ट्रक्चर में नहीं मिलता। ठीक है, ओपन चेन स्ट्रक्चर में खाली उसकी जो परसेंटेज है वो खाली कितनी है, 0.02% है, बहुत कम है उसकी परसेंटेज। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा किसमें, रिंग फॉर्म में। अगर हम अल्फा डी की फॉर्म में बात करें तो 36% की एग्जिस्टेंस है, और बीटा डी की फॉर्म में बात करें तो 64% की एग्जिस्टेंस है। मतलब ज्यादा तो ये रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करा है, इसीलिए ना जो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप वाली जो रिएक्शंस है ना, ये शो नहीं कर पाता। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ये म्यूटा रोटेशन क्या है, अल्फा डी में इसका रोटेशन है 110 डिग्री। ठीक है, 110 से ओपन में अगर जाए तो 52.5 का रोटेशन है। बीटा डी में 19.7 से बढ़ के 52.5 चला जाए तो भी रोटेशन आ गया हमारे पास, इंक्रीज। तो इस रोटेशन को, जो ये रोटेट हो रहा है ना, स्पेसिफिक रोटेशन जो डिग्री रोटेट हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं, म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। अब इन्वर्जन ऑफ केन शुगर की बात करते हैं। इन्वर्जन क्या है, जो हमारा सुक्रोज है ना, उसे हम इन्वर्ट शुगर कहते हैं। इन्वर्ट शुगर क्या चीज होती है, इन्वर्ट शुगर में जो इसकी कन्फिग्रेशन है ना, वो चेंज हो जा रही है। मतलब पहले अगर डेक्स्ट्रो है, पीपीएल को डेक्स्ट्रो रोटेट कर रहा है, मतलब राइट रोटेट करता है, डेक्स्ट्रो मतलब राइट रोटेट करता है, तो अब लेवियो मतलब लेफ्ट रोटेट करता है। सुक्रोज पहले +66.5 है, प्लस का मतलब होता है डेक्स्ट्रो। जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, ये टूटता है, तो ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ग्लूकोज का रोटेशन है +52.7 का, और फ्रक्टोज का रोटेशन है -92.4 का। ठीक है, जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ओवरऑल आंसर क्या आता है, माइनस आता है। मतलब ये क्या बन गया, लेवियो रोटेटरी बन गया, इसीलिए हम इसे इन्वर्ट शुगर कहते हैं। उसके बाद अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स वैसे ना ऑप्टिकली एक्टिव है, एक्सेप्ट एक अमाइनो एसिड है जो देखो ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है, अगर कार्बन के चारों बॉन्ड अलग अलग चीजें सेटिस्फाई करती हैं तो उसे हम कायरल कार्बन बोलते हैं, तो ऑप्टिकली एक्टिव है। वैसे सारे अमाइनो एसिड्स ऑप्टिकली एक्टिव है एक्सेप्ट ग्लाइसिन, याद रखना। ग्लाइसिन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। यहाँ आर ग्रुप नहीं होता, यहाँ दोनों साइड एच ग्रुप होता है, COH और NH2। ये इकलौता अमाइनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ग्लाइसिन। ठीक है, जो NH2 वाला टर्मिनल है उसको N टर्मिनल कहते हैं, जो COH वाला टर्मिनल है उसको C टर्मिनल कहते हैं। अब इसमें एसिडिक, देखो ये एसिडिक ग्रुप हो गया और ये बेसिक ग्रुप हो गया, जिनके अंदर एसिडिक और बेसिक दोनों ग्रुप है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक इन नेचर है। और साथ ही ज्विटर आयन की तरह बिहेव करता है। ज्विटर आयन क्या होता है, ज्विटर आयन को बच्चे हम डायपोलर आयन भी कहते हैं। डायपोलर आयन क्या होता है, जिसमें दो पोल्स होता क्या है, ये अपना H लूज करके NH2 को दे देता है, तो ये NH3 पॉजिटिव बन गया और CO नेगेटिव बन जाता है, डायपोलर आयन। अब पेप्टाइड बॉन्ड की बात करते हैं। अगर हम दो अमाइनो एसिड्स लेते हैं, ठीक है, अगर मैंने इसका H और इसकी OH से वाटर का लॉस कराया, ठीक है, तो ये क्या बनता है, देखो NH2, बीच में CO, इसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। एक बात याद रखना, अगर 5 अमाइनो एसिड्स हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड 4 होंगे, 3 अमाइनो एसिड्स हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड 2 होंगे। मतलब हमेशा जितने अमाइनो एसिड्स होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड उससे एक कम बनते हैं। अब देखो 2 अमाइनो एसिड्स है तो एक पेप्टाइड बॉन्ड बना, 3 अमाइनो एसिड होंगे तो 2 पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, ऐसे। अब इसमें भी ना, जैसे हमने डी और एल कन्फिग्रेशन कार्बोहाइड्रेट्स में की थी, इसमें भी आती है डी और एल। अगर NH2 राइट साइड पे है तो डी कन्फिग्रेशन है, और अगर NH2 लेफ्ट साइड पे है तो एल कन्फिग्रेशन है। ठीक है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स में भी मैंने चेक करना सिखाया था। ठीक है,
अब एक असेंशियल एक नॉन एसेंशियल, देखो असेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो हमें डाइट में खाने पड़ते हैं, डाइट में लेने पड़ते हैं, और नॉन एसेंशियल होते हैं जो हमें डाइट में नहीं लेने पड़ते, हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज करती है, बॉडी सिंथेसाइज ऑन इट्स ओन, तो हम उसे डेली लाइफ में हमें डाइट में अपने खाने में लेने की जरूरत नहीं है। याद रखना, एक दो याद रखना ना, असेंशियल है वैलिन और लाइसिन, ये हमें लेनी पड़ते हैं डाइट्स में, और ग्लाइसिन हो गया, एलेनिन हो गया, नॉन एसेंशियल है, हमें इनको डाइट्स में लेना नहीं पड़ता, ये हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर देती है। अब अमाइनो एसिड्स को हमने क्लासिफाई किया एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल में। एसिडिक, अब ऐसा अमाइनो एसिड जिसमें COH ग्रुप ज्यादा हो और NH2 ग्रुप कम हो तो उसे एसिडिक बोलेंगे। बेसिक, जिसमें NH2 ग्रुप ज्यादा हो, COH ग्रुप कम हो, उसे बेसिक बोलेंगे। और न्यूट्रल, जितने एसिडिक ग्रुप है उतने बेसिक ग्रुप होंगे तो उसे हम न्यूट्रल बोलते हैं। तो देखो एग्जाम्पल याद रखना, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ये हो गए एसिडिक। बेसिक में आते हैं लाइसिन और हिस्टिडिन, और न्यूट्रल में कौन से आ जाते हैं, ग्लाइसिन और वैलिन। बेटा एक एग्जाम्पल जरूर याद रखना है क्योंकि इसकी आनी केस स्टडी जनरली मेरे हिसाब से, ठीक है। उसके बाद शेप्स के बेसिस पे हमने एक फाइब्रस लिया, ग्लोबुलर लिया। फाइब्रस देखो नाम से पता चल रहा है, केराटिन, कोलाजन और मायोसिन हमारे नेल्स में होते हैं, हमारे मसल्स में होते हैं, हमारे हेयर्स में फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक, ठीक है। और ग्लोबुलर क्या होते हैं, ऐसे अपने ऊपर एंटैंगल्ड होते हैं, ऐसे स्फेरॉइड शेप होते हैं, फोल्डेड होते हैं। इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग, अब देखो तुम बाल धोते हो, क्या बाल डिजोल्व हो जाते हैं, नहीं होते। हमारे नेल्स डिजोल्व होते नहीं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटीन है, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड है, इनसॉल्युबल होता है वाटर में। पर अगर हम ग्लोबुलिन की बात करें, जैसे हमारा हेमोग्लोबिन है, हमारा एल्ब्यूमिन है, ठीक है, ये डिजोल्व नहीं होते, वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होते, सॉरी ये डिजोल्व हो जाते हैं, और इनके अंदर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है, ठीक है। अच्छा, अब ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हमने ना प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी किया। प्राइमरी स्ट्रक्चर देख रहे हो, बिल्कुल स्ट्रेट चेन में हमने अमाइनो एसिड्स को अरेंज किया। प्राइमरी में देखो, स्ट्रक्चर में देखो, एक मिनट, यहाँ पे प्राइमरी में बिल्कुल स्ट्रेट चेन में हमने अरेंज किया है ना, ऐसे अरेंज हो जाता है स्ट्रेट चेन में बिल्कुल। अल्फा हेलिक्स में ये हमारा सेकेंडरी, सेकेंडरी में दो आते हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शेड। अल्फा में ऐसे कॉइल्ड हो जाता है राइट हैंडेड फैशन में, और बीटा प्लीटेड में ऐसे प्लेट्स की फॉर्म में होता है। टर्शरी में क्या होता है, ये जो अल्फा हेलिक है ना, ये अपने ऊपर ही कॉइलिंग कर लेता है, ऐसे देखो। और क्वार्टरनरी में दो, देखो एक ऐसे लिया हमने, हमारा हेमोग्लोबिन ऐसा ही, और एक ऐसे, दो कॉइलिंग्स हो जाती है ऐसे, ये क्वार्टरनरी है, दो एनफोल्ड्स हो जाते हैं। मेनली तुम्हें क्या याद रखना है, इसमें तो स्ट्रेट चेन में अरेंज होता है। अगर इसमें कोई एक अमाइनो एसिड भी अपनी जगह छोड़ के कोई और अमाइनो एसिड फिट हो जाता है तो हमारी बॉडी में डिफिकल्टी आ जाती है, ठीक है। सेकेंडरी में दो है, एक बीटा प्लेटेड है और एक अल्फा हेलिक्स है, इनमें दोनों में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। टर्शरी में देखो बहुत सारी फोर्सेज हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, डाइसल्फाइड लिंकेज भी है, वैंडरवॉल भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, याद रखना सबसे ज्यादा फोर्सेज टर्शरी में। और फोर्थ में तो कुछ नहीं, दो सब यूनिट्स होते हैं, एक मान लो ऐसे जुड़ा हुआ है तो दूसरा ऐसे जोड़ दिया हमने, देखो ये देखो अल्फा हेलिक्स बनाया मैंने, देखो CO और NH है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ये ऊपर CO नीचे NH, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। पूरा इसका बैक बॉन्डिंग जो है ना वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से होता है, ऊपर CO नीचे NH, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, NH CO, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे। बीटा प्लेटेट में क्या होता है, देखो बीटा प्लेटेट दिखाती हूँ मैं, ये रहा, बीटा प्लेटेट में ऐसे अरेंज होता है लाइन में ऐसे, देखो इसका CO इसके NH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, इसका NH इसका CO के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, फिर इसका CO इसके NH के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसे बना के ना, चाहे एग्जाम में ना चाहे थोड़ा वैसे दिखा देना, ऐसे कर लेना, चाहे वहां पे ऐसे ऐसे बना लेना बीटा प्लेटेड को, NH यहाँ और CO यहाँ, इन दोनों के बीच में बॉन्ड दिखा देना, बीच वाला मत बनाना, इधर CO, ठीक है, बीच वाला मत दिखाना। उसके बाद डीनेचरेशन, डीनेचरेशन क्या होता है, हमें पता है हमारे जितने भी एंजाइम्स हैं सब कुछ है ना वो कॉइल्ड होते हैं, तो अगर हम कुछ ऐसा पीएच चेंज कर दे, टेम्परेचर चेंज कर दे, ठीक है, एसिड डाल दे, बेस डाल दे, जिसकी वजह से जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है अगर वो प्राइमरी में कन्वर्ट हो गया तो वो डीनेचरेशन होता है। नेटिव फॉर्म वो फॉर्म होती है जिस फॉर्म में हमें मिलता है प्रोटीन, फोल्डेड फॉर्म में, ठीक है। अगर मान लो उसको मैंने कुछ भी पीएच टेम्परेचर कुछ भी करके उसको अनफोल्ड कर दिया तो वो हमारा क्या बन जाता है, प्राइमरी बन जाता है। अब उसका सारा नेचर खत्म हो जाता है, उसे बोलते हैं हम डीनेचरेशन। अगर जैसे बॉइलिंग ऑफ एग है, हमें पता है एग में प्रोटीनेशियस पार्ट होता है, अगर हम बॉईल करते हैं तो वो सॉलिड हो जाता है, मतलब वो डीनेचर हो गया। ऐसे ही मिल्क, मिल्क
हम दही बन जाती है उसमें, वो भी क्या हमारा डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन है। अगर मान लो हम टेम्परेचर चेंज करने से प्रोटीन वापस से अपना नेचर रिगेन कर लेता है, वापस से अगर रिगेन कर लिया अपना नेचर, वापस सब कुछ कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी दिखाने लग जाए, तो उसके हम बोलते हैं रीनेचरेशन। रीनेचरेशन। अब एंजाइम्स की बात करते हैं। एंजाइम्स हमारे बायो कैटलिस्ट है, हमारी जितनी भी बॉडी में जितनी रिएक्शन हो रही है उनको स्पीड अप कर देते हैं। एंजाइम्स जनरली हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन है, और हर हर रिएक्टेंट के लिए अपना एंजाइम है। अब जैसे माल्टोज को डाइजेस्ट करना है, तो हम जो एंजाइम लेंगे वो लेंगे माल्टेज। अगर यूरिया को डाइजेस्ट करना है, तो जो हम एंजाइम लेंगे वो लेंगे यूरिएज। तो ये बहुत खास बात है कि इसके पीछे यूरिएज एज वर्ड आता है। और हमने ना केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ा है, कैटलिस्ट है, एंजाइम कैटलिस्ट है, वो क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, रिएक्शन को एक ऑल्टरनेट पाथ देता है, मतलब रिएक्शन को करवाने के लिए एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है। तो ये याद रखना, डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी। अब हम बात करते हैं वाइटामिन की। वाइटामिन क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, स्मॉल अमाउंट में हमें डाइट में ज़रूरत होती है ताकि हमारी बॉडी एक नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ ग्रोथ और फंक्शन कर सके। वाइटामिन को हम वाइटल प्लस अमाइन, पहले हम एक वर्ड ई ऐड करते थे इसके लास्ट में, पर बाद में हमें पता चला नहीं, सारे वाइटामिन अमाइनो एसिड्स नहीं होते, तो हमने इसके पीछे से ए वर्ड ई वर्ड काट दिया, वाइटामिन रह गया। वाइटामिन में हमारे दो टाइप के, एक फैट सॉल्युबल, एक वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल ऐसे याद रखना, अडैक बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, अडैक, एडीई के। ए इज रेटिनॉल, ठीक है, डी इज कैल्सीफेरॉल बोन्स के लिए, ई इज टोकोफेरॉल, और के इज फाइलोक्विनोन। ये जो है ये ब्लड क्लॉटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है विटामिन के। और वाटर सॉल्युबल जो होते हैं ना, उन्हें ना हमें डेली लेना पड़ता है, क्यों, क्योंकि वो हमारे यूरिन के साथ एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो बी और सी दो है हमारे पास, सी है स्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, और बी में याद रखना विटामिन बी 12। ये ना परनीशियस एनीमिया एनीमिया हो जाता है ना, उनको हम विटामिन बी 12 देते हैं। विटामिन बी 12 का नाम क्या है, साइनोकोबालामाइन। ये ना एक्चुअल में क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है कोबाल्ट का, कोबाल्ट का। और जो फैट सॉल्युबल है, उन्हें हमें अपनी डेली लाइफ में लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारी बॉडी उसको स्टोर करती है। उसके बाद है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड बेसिकली हमारी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। हमारे पास दो चीजें हैं, एक डीएनए है और एक आरएनए है। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड होता क्या है बेटा, इनमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होता है। मैं समझाऊंगी न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, पहले समझो। जो न्यूक्लियोटाइड्स है इसमें तीन चीजें हैं, शुगर, बेस और फॉस्फोरस। शुगर में हमारे पास दो शुगर है, एक राइबोस और एक डीऑक्सीराइबोस। क्या फर्क है दोनों में, सुनो। राइबोस बीटा डी राइबोस है, ओएच ग्रुप ऊपर है, बीटा डी टू डीऑक्सी। डीऑक्सी का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहां देखो फर्क दिखेगा, ओ एच एच, दिख रहा है फर्क, ये फर्क आता है, इसलिए डीऑक्सी बोलते हैं। बेसिस में हमारे पास दो हैं, एक प्यूरीन्स और पिरिमिडीन है। प्यूरीन्स में हम दो पढ़ते हैं, एडेनिन और ग्वानिन पढ़ते हैं। पिरिमिडीन में हम थाइमिन और साइटोसिन पढ़ते हैं डीएनए में, पर आरएनए में हम थाइमिन की जगह क्या पढ़ते हैं, यूरेसिल, ठीक है। अच्छा, अगर हम बोले तो हमारा डीएनए जो है ऐसा दिखता है, 5' से 3' एक साइड रन कर रहा होता है, 3' से 5' एक साइड रन कर रहा होता है, एंटी पैरेलल डायरेक्शन में, ठीक है। और इसमें ए और टी है, ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड है, जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड है, जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ऐसे होता है, ठीक है। और हमेशा याद रखना, जितने प्यूरीन्स होते हैं उतने पिरिमिडीन्स होते हैं। तो चार्गफ रूल कहता है, देखो हम ये बोलते हैं ए प्लस टी इक्वल्स टू जी प्लस सी, मतलब टोटल अमाउंट जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। ए टी का जी सी का सेम हो जाएगा। और एक फॉस्फेट ग्रुप है, PO4 3 नेगेटिव है। तो हम देखो, अगर तुम खाली शुगर, किसी भी शुगर और किसी भी बेस को जोड़ते हो तो न्यूक्लियोसाइड बनता है, शुगर, बेस और फॉस्फेट ग्रुप जोड़ते हो तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। और एक बात याद रखना, अगर मान लो मैंने शुगर लिया, शुगर के फर्स्ट एंड पे बेस जुड़ता है, शुगर के फिफ्थ एंड पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है, तो ऐसे चेन बनती है न्यूक्लियोटाइड की, बेस शुगर फॉस्फेट, बेस शुगर फॉस्फेट, बेस शुगर फॉस्फेट, ऐसे याद रखना, रह जाएगा ना याद, ठीक है। ये चेन है न्यूक्लियोटाइड की, ये न्यूक्लियोटाइड की चेन है पूरी की पूरी, ये न्यूक्लियोटाइड है हमारा, ठीक है।
अब न्यूक्लिक एसिड का मेन फंक्शन क्या है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाने में हेल्प करता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हेल्प करता है, किसी भी क्रिमिनोलॉजी उसमें, या मेटरनल पैटर्नल कैरेक्टर डिसाइड करने की, मेटरनल साइड है पैटर्नल साइड है, उसको डिसाइड करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये बच्चे हमारा ना बायोमोलिक्यूल्स है। अच्छा, आरएनए के 3 टाइप्स हैं, ये याद रखना, मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। ठीक है, बस ये याद रखना, मैसेंजर राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोम्स की सिंथेसिस करता है, और टीआरएनए। ठीक है, समझ में आई? पहले पता है एक ना हमारा एक कोडॉन होता है, पहले डीएनए एमआरएनए को सिग्नल देता है कि प्रोटीन सिंथेसिस करो, और फिर प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो ठीक है, एक ट्रांसक्रिप्शन होता है, एक ट्रांसलेशन होता है, याद रखना। पहले डीएनए एमआरएनए को मैसेज देता है कि प्रोटीन बनाना है कौन सा, और फिर आरएनए क्या करता है, अपना प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ये हमारा नॉर्मल प्रोसीजर है, सेंट्रल डोग में ऐसे ही फॉलो होता है। ठीक है, ये खत्म हो गया हमारा